हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे, क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा तो जैसे कि मैंने वहां भी बता रखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सीयूटी वाले एग्जाम में। तो आज हम लोग मैक्रो करेंगे, फिर माइक्रो करेंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इसमें। जो भी इसमें मैं डिस्कस करूंगा अंदर जो भी क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट, तो इसमें दोनों चीज डिस्कस होगा। एक तो एमसीक्यूज होगा और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करके चलता चलूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो पीडीएफ होगा वो मैं बहुत जल्दी ही शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। और आज प्रैक्टिस नंबर 1 जो होगा पेपर, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर माइक्रो का लाएंगे, फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अभी सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, जो कि पिछले साल था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। स्टडी द प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो आप लोगों को पता है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इंडिविजुअल के बारे में हम बात करते हैं वहां पर, कि एक इंसान जो है वो किस तरीके से खर्च कर रहा है, या एक हाउस होल्ड किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल के इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक लेवल पर, कि मान लो कि इसका नाम श्याम है, तो श्याम किस तरीके से खर्चा कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से कमा रहा है, किस तरीके से वो अपनी सेविंग कर रहा है, ठीक, किस तरीके से वो अपने एक्सपेंडिचर को कर रहा है। तो वो सब सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं एक इंडिविजुअल के बारे में। तो इंडिविजुअल के बारे में हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्रो में हम सारे लेवल पे पढ़ते हैं। तो यहाँ प्राइस लेवल के बारे में बात किया, तो प्राइस लेवल जैसे कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल ही देखा जाता है भाई, है कि नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि जब किसी भी चीज का जो प्राइस है वो अधिक हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि भाई वो इन्फ्लेशन, भाई महंगाई आ गया। तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बिगर लेवल पर या होल जो कंट्री लेवल पर है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी लेना है, अगर मान लीजिए कि आपके देश में एम्प्लॉयमेंट कितनी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो आप किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे या कौन से सब्जेक्ट से स्टडी करेंगे? आप इन चीजों को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्लियर? आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन जो एक्सचेंज। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, लेकिन सीयूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही है कि भाई 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो आपको 25 क्वेश्चन माइक्रो के देखने को मिलेगा और 25 क्वेश्चन आपको मैक्रो के देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर जो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन मुश्किल है कि 25-25 क्वेश्चन दोनों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो डिमांड कर्व क्या होता है ये समझिए। तो देखिए, जब रेट ऑफ एक्सचेंज एक तरीके से घटता है, मान लीजिए कि रेट ऑफ एक्सचेंज जब घट रहा है, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे मान लो $1 के मुकाबले कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। अब मान लो $1 के मुकाबले अब आपको 50 रुपया देना पड़ रहा है, मान लो। तो इसका मतलब क्या है? डिमांड घटेगा या बढ़ेगा? तो डिमांड हमेशा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज अगर घटेगा तो डिमांड आपका बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड आपको घटते हुए देखने को मिलेगा। मतलब दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ एक्सचेंज और जो डिमांड है वो कैसे है भाई? इनवर्सली। सिंपल सी बात है कि पहले अब मान लो कि $1 का सामान मंगा रहे थे तो आपको 60 रुपया देना पड़ रहा था। अब $1 का सामान आप मंगा रहे हैं तो आपको 50 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब आपको बाहर का सामान मंगाने पर आपको सस्ता दिख रहा है भाई, कि चलो सस्ता मिल रहा है भाई, ले लो अभी, तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन यही प्राइस अगर ऊपर होगा, जैसे बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे बढ़ेगा, वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डिमांड है वो कम, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या है भाई? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इनवर्सली जब प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेटेड टू द एक्सचेंज, मतलब उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई में काम करेगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिवली रिलेटेड एक्सचेंज सप्लाई में काम करेगा। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर आपका वहां पर बढ़ेगा तो सप्लाई एक तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, और रेट ऑफ एक्सचेंज एक बार घटेगा तो सप्लाई ऑफ एक्सचेंज भी एक तरीके से आपका घटेगा। ठीक है, तो ये दोनों है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है पॉजिटिवली रिलेटेड रहता है। ठीक है, चलिए आई होप सो सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते जाइएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से देते जाइए, ताकि जो है हमारी भी मोटिवेशन बनी रहे, है कि नहीं। तो व्हेन अ डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन द रिलेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, क्या बोल रहा है, अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है अपनी वैल्यू को लूज कर जाए। अपनी वैल्यू को लूज करने का मतलब क्या है, $1 के मुकाबले फॉरेन करेंसी का अभी 80 रुपया चल रहा था मान लो, अभी लूज करने का मतलब क्या है कि जो इसकी कीमत है वो एक तरीके से अब कम हो गई। इसका मतलब क्या होगा, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज हो गया। मतलब पहले $1 का सामान खरीद रहे थे तो 80 रुपया देना पड़ रहा था, अब $1 मतलब रुपया जो है महंगा हो गया। किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। तो रुपया महंगा हो गया भाई, ये महंगा हो गया, महंगा हो गया है कि नहीं, किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। जिसका मतलब क्या हुआ है कि डेप्रिसिएट हुआ है। क्या हुआ है, करेंसी हमारा क्या हुआ, डेप्रिसिएट हुआ है। तो याद रखना करेंसी डेप्रिसिएट कब होता है, जब हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी होता है वो एक तरीके से अपनी वैल्यू को लूज कर जाता है। ठीक है, अब अगर एप्रिसिएशन के बारे में बात किया जाए तो करेंसी एप्रिसिएशन कब होता है भाई, करेंसी एप्रिसिएशन तब होता है जब $1 के मुकाबले 80 रुपया है। ठीक है, अब $1 के मुकाबले अब 70 रुपया हो गया, मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू लूज नहीं करी है, ये हाई हुई है। ठीक है, मतलब अब $1 का सामान पहले 80 रुपए में खरीद रहे थे, अब 70 रुपए में, मतलब रुपया का जो वैल्यू है वो एक तरीके से बढ़ गया। ठीक है, रुपया का वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, आई होप सो समझ में आया। और ये दोनों जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो दोनों होता था वो किस एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में होता था। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगर देखा जाए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में तो मैंने बता भी रखा है। ठीक है, क्या होता है भाई, इसमें रिवैल्यूएशन होता है और डिवैल्यूएशन होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन होता है और एक तरीके से डिवैल्यूएशन होता है अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम है तब, नहीं तो अगर फ्लेक्सिबल है तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सेट ऑफ अकाउंट शोइंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है, बीओपी आपने सुना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सिंपल सी बात है कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, कि जितना एक्सपोर्ट करने पर पैसा आया और जितना इंपोर्ट करने पर पैसा हमारे देश से गया। क्योंकि कभी भी आप एक तरीके से इंपोर्ट करते हो, मतलब सामान को अपने देश में मंगाते हो, तो उसके लिए आप पेमेंट करते हो। तो पेमेंट करोगे इसका मतलब आपका पैसा क्या होगा, बाहर जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंपोर्ट करने में पैसा जाएगा। और इसमें क्या होगा, इंडिया में मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में पैसा जो है एक्सपोर्ट करने पर आता है। तो इन दोनों बीच के तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किससे रिलेटेड है भाई, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ बोला गया है कि ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी आ गया तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ गया। तो हाँ भाई, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है हमारी पैसों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। दूसरा बोला गया, देखो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक ही बात होता है, मतलब कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन रुपया में हो रहा है तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड द रेसिडेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, बस बात वही मतलब है कि नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जगह कि हमारे देश के जो रेसिडेंट है और जो फॉरेन के रेसिडेंट है उनके बीच में जो लेन देन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए और बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड्स, बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है, तो डेवलपमेंट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रही है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि वैसा एक्सपेंडिचर जो कि एक तरीके से हमारे देश में जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस। तो भाई ये डेवलपमेंट कर रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर को खर्चा कर रही है समाज के ऊपर, तो इसका मतलब समाज को बढ़ाने में या फिर उसको ग्रो करने में या उसको डेवलप करने में मदद कर रही है। ठीक है, तो ये तो है ही भाई। तो ये बोला नॉट, डज नॉट इंक्लूडेड। तो ग्रांट, तो ठीक है, ये भी भाई हम देते हैं, ग्रांट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, देती है ग्रांट, मतलब बहुत सारी बार पैसे देती है ना स्टेट गवर्नमेंट को भी, आप खर्चा कीजिए और वहां पर डिमांड और सप्लाई बनाकर रखिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा जो है वो क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर कभी भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बस ये बात जरूर याद रखिएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो डिफेंस में खर्चा किया गया उससे ना तो कोई नौकरी मिल रहा है कि ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और नहीं उसको सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के तौर पर उसको रखा जाता है कि जब युद्ध वगैरह हो जाएगा तब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विस, ये भी हमारा क्या होगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है कभी भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर सरकार का नहीं होता, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
सिक्स्थ में आते हैं, सिस्टम इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज विथ कमोडिटीज। तो ये पता ही है आपको कि सी और सी इकोनॉमी मतलब क्या, कमोडिटी जो है कमोडिटी से ही एक्सचेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, पहला आंसर ये जैसे देखा, चलो भाई पहला आंसर मारते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, बिल्कुल सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को। तो ये भी याद रखना है, तो मतलब ए और सी दोनों राइट है, मतलब बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बात सिक्स्थ वाला आपको पता हो गया। ठीक है, सेवेंथ पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ में आते हैं, दोज एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी टाइम। मतलब क्या बोला जा रहा है कि वैसा डिपॉजिट, जैसे आप बैंक, आप मान लो कि आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हो, तो एक होता है कि बैंक में आप पैसा डिपॉजिट किए और वो डिपॉजिट आप कभी भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है भाई, सेविंग अकाउंट में अगर पैसा है मान लो, तो सेविंग अकाउंट का पैसा कभी भी निकल सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सेविंग अकाउंट में। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर डिपॉजिट के बारे में बात किया जाए तो डिमांड डिपॉजिट कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जो आप सेविंग अकाउंट पर रखते हो, तो मतलब वो विड्रॉ किया। लेकिन यहाँ बोला कि विच कैन नॉट बी विड्रॉ, तो फिक्स डिपॉजिट कभी भी विड्रॉ आप नहीं कर सकते हो, मिनिमम 7 डेज आपको रखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके लिए आपको रखना होता है, अगर आपको सही मायने पर इंटरेस्ट वगैरह चाहिए तो। ठीक है, मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं। टर्म डिपॉजिट भी इसी तरीके से, जो आप एक तरीके से टर्म डिपॉजिट आपने मान लो कि हर महीने जो आप जमा कर रहे हो पैसा, या फिर 10 साल के लिए पैसा जमा कर दिए, 20 साल के पैसे जमा कर दिए, हर साल आप कुछ ना कुछ पैसा जमा कर रहे हो। नॉन चेकेबल डिपॉजिट, ये भी कभी भी हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये सब सारे हैं जिसको कभी भी हम किसी भी समय विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे आगे आपका सेवेंथ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन पर आते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केनिशियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, कंजम्पशन विथ अ इंक्रीज इन इनकम। केनिशियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपने सुना होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में, है कि नहीं? तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक बार जरूर देखिएगा, उसमें ये जो है वो कॉन्सेप्ट बताया गया है या बता भी रखा है, लेकिन मैं बता भी देता हूँ। यहाँ बोला गया कंजम्पशन, देखो एक होता है कि क्या बोला कनेक्शन थ्योरी से, कंजम्पशन का क्या होगा विद इंक्रीज इन इनकम, मतलब अगर इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है, इनकम इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, कंजम्पशन भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अगर जनरल तौर पर देखें। लेकिन जैसे देखो, अब अगर आपका इनकम जीरो है, ठीक है, आपका अगर आपका इनकम जीरो है, तब भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हो ना, तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, मतलब सी ऑटोनोमस हो गया। जैसे कि मान लो कि अभी आप पैसा नहीं कमा रहे हो, लेकिन आप खा रहे हो, पी रहे हो, सब चीज कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है भाई, a person having a income zero and having some consumption is known as autonomous consumption। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, autonomous consumption बोलते हैं, जब उसका इनकम जो है जीरो रहता है लेकिन उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है भाई, उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमेशा बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जैसे कंजम्पशन थोड़ा देर बढ़ा, उसके बाद सेविंग स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, फिर सेविंग स्टार्ट हो जाता है। याद रखना कि सेविंग स्टार्ट हो जाता है आफ्टर समटाइम्स, या आफ्टर समटाइम्स व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि इंक्रीजेस होगा, कि कंजम्पशन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, जो कि आपको याद करके चलना है। ठीक है, आते हैं फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू। देखो फिजिकल पॉलिसी, कभी भी आपको वर्ड आ गया ना कि पॉलिसी आपके एग्जाम में, तो पॉलिसी में दो तरीके का ही पॉलिसी होता है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है एक होता है फिजिकल पॉलिसी। बस ये बात याद रखना है कि एक फिजिकल पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो भाई फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी वैसी पॉलिसी होती है जो सरकार एक तरीके से गवर्न करती है, मतलब सरकार जो भी खर्चा वगैरह करती है हम लोगों के लिए, तो वो सब फिजिकल पॉलिसी के तहत करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या होता है कि आरबीआई जो है वो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन करती है, जो कि एक तरीके से सेंट्रल बैंक है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पॉलिसी। सिंपल सी बात है, फिजिकल पॉलिसी जो है वो एक बजट जो भी लाया जाता है वो किसका पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, क्योंकि सरकार उसे लाती है कि हम भाई आने वाले साल में जो नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से हम खर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो इसका मतलब सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि भाई एक तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा फिजिकल पॉलिसी। तो इस पर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सिंपल से सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा,
और सरकार खर्चा कहाँ करेगी उसके बारे में। और दूसरा क्या है भाई यहाँ पर, दूसरा अगर आपको देखने को मिलेगा बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो बजटरी पॉलिसी भी है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो ये दोनों जो पॉलिसीज है वो सरकार फिस्कल पॉलिसी के तहत लेकर चलती है सबके सामने, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप लोगों को बहुत इंजॉय मजा लग रहा होगा पढ़ने में, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके कंप्लीट हो रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, कम से कम 20-25 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो एक तरीके से आपका लगभग लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑफन एस्टिमेट एज, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखो, अगर आपने नेशनल इनकम देखा होगा तो ठीक है, लेकिन उसमें दो चीज आता है, एक आता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, एक होता है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में डोमेस्टिक इनकम को कभी भी अगर डिनोट करना होता था तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, और कभी भी नेशनल इनकम को डिनोट करना होता था तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, और आपको पता ही है, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, प्लस NFIA। अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम आना है तो क्या करना है, माइनस NFIA, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं 11th में। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल अकर्स, बोला डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि आप मशीन मान लो, ठीक है, मशीन का जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। मशीन्स जो एक तरीके से आप मान लो कि 2024 में आपने मशीन लिया, तो वो मशीन अगर आप 2026 में बेचोगे तो आपको वही रेट पर नहीं मिलेगा। मान लो कि आपने यहाँ 50,000 में मशीन खरीदा, तो वो आपका 30,000 मतलब 20,000 क्या हो गया, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। 20,000 क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन हो गया। तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन मतलब VS एंड TS, जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल VS एंड TS होगा एंड फॉर सेंस ऑब्सोलेंस, सिंपल सी बात है। देखो नॉर्मल VS एंड TS मतलब जो भी टूटता फूटता है उसमें जो भी खराब वगैरह हुआ, या फिर जो है वो चीजें आगे जो फॉर्सिन जो उसमें चीजें खर्च करनी पड़ती हैं, या फिर उसकी जो वैल्यू घट जाती है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसको हम लोग एक तरीके से डेप्रिसिएशन बोलकर चलेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब VS एंड TS आपने अकाउंट्स में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। आते हैं रेवेन्यू बजट क्या होता है। देखो दो तरीके का जो एक तरीके से आपको बजट देखने को मिलेगा, ठीक है, एक रेवेन्यू एक एक्सपेंडिचर, या फिर अगर आप देखा जाए तो रिसीट होता है, एक रिसीट होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर और रिसीट होता है गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट में रिसीट और एक्सपेंडिचर हो गया। अब रिसीट दो तरीके का, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। मतलब क्या बोले, रेवेन्यू रिसीट और एक तरीके से कैपिटल रिसीट। क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए ताकि आप रिवाइज कर पाओ बाद में, उसके बाद रिसीट, उसके बाद एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक तरीके से आपको मिलेगा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर अगर बोला कि रेवेन्यू जो बजट होता है वो दो तरीके का, रेवेन्यू रिसीट और एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू रिसीट हो गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर कैपिटल बोला जाएगा तो कैपिटल रिसीट, अगर बोलेगा कैपिटल बजट के बारे में बताइए भाई, तो कैपिटल बजट क्या हो जाएगा आपका, रेवेन्यू रिसीट और मतलब कैपिटल रिसीट और एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल बजट के बारे में बात किया जाए, रेवेन्यू के बारे में बात किया जाए तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। 13th नंबर पे आते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे भाई, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन तो जरूर आप लोग देखकर इसको चलिएगा। यहाँ पर क्या बोला कि स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है वो जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो होता है वो आप कोई कमाया हुआ पैसा नहीं है, आपका अर्न किया हुआ पैसा नहीं है, ठीक है। आपको सरकार ने दिया है कि भाई आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, फिर उसके बाद पैसा कमा के आप मजे से रहो, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया, स्कॉलरशिप इज अ ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। तो स्कॉलरशिप क्या एक ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स हैं या जिनके खाते में भेजना होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, तो उसको एक तरीके से किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर। तो ये बोथ, और इसका रीजन भी सही है भाई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड आर ट्रू, एंड रीजन जो आर दिया हुआ है वो सही है। कितना करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट 1 और 2 को देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये अगर असर्शन है, ये रीजन है। स्टेटमेंट 1 को आप मान लो असर्शन है और ये आप मान लो रीजन है, ठीक है।
तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए असर्शन, इसको ए मान लीजिएगा असर्शन, इसको मान लीजिएगा रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। कमर्शियल बैंक लेंड्स मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश। अगर स्टेटमेंट 1 एंड 2 का भी क्वेश्चन आ गया ना कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, यहाँ पर 1 और 2 कर दिया, ए की जगह पर 1 और 2 कर दिया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। 14 में देखिए 14th में क्या है, कमर्शियल बैंक लेंड्स मनी मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व विद आरबीआई। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक कितना भी पैसा वो भाई लोन में दे, उसे क्या चिंता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक देखने को मिलेगा असर्शन जो है वो आपका सही है, मतलब असर्शन सही है, असर्शन सही है। तो असर्शन ए इज ट्रू, तो असर्शन ए इज ट्रू हो गया। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू, कभी भी नहीं कि जब जितना डिमांड डिपॉजिट होता है वो कैश डिपॉजिट के बराबर होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, रीजन आर इज फॉल्स और इसका आपस में कोई लेन देन भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपको राइट देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे आइए 15th में, यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, ठीक है, असर्शन और रीजन। कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम, क्या बोला गया, कंजम्पशन जो होगा वो ज्यादा हो सकता है इनकम से, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकम जीरो भी रहता है उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हो। तो कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर, कैन बोला हुआ, ठीक है, हमेशा नहीं बोला, ऑलवेज नहीं बोला है, कैन बोला है, इसीलिए यहाँ पर राइट होगा। देर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन द, तो यही तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया कि अगर इनकम जीरो रहता है उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हो, ठीक है, उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं। तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई हाँ कि कैन बी, जो कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर इनकम जीरो रहता है लेकिन कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो रहता ही रहता है, जिसके वजह से कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आते हैं 16th में। 16th में क्या, सब्सिडीज टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस, क्या सब्सिडी जो है वो लोअर कर देता है, क्या बोला गया यहाँ पर देखिए, जो सब्सिडी क्या कर देता है, टेंड्स टू लोअर द मार्केट प्राइस। बिल्कुल, जब सब्सिडी और छूट मिलता है तो एक तरीके से मार्केट प्राइस में एक तरीके से कमी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज में आप सिंपल सी बात, छूट मिल रहा है आपको तो आप कम कीमत में बेचोगे भाई। टैक्सेस ऑन द गुड्स, सिंपल सी बात है, अगर टैक्स बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाएगा तो एक तरीके से मार्केट प्राइस भी आपका सामान का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों के बीच में जो है एक तरीके से इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि अगर सब्सिडी बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस जो का नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट जो रीजन जो दिया गया वो इससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि सब्सिडी से रिलेटेड अगर रीजन दिया रहता तब सही रहता। तो हमारा इसका बी आंसर राइट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 17th में आते हैं, यहाँ पर असर्शन और रीजन, पहले दोनों को अब ये पढ़ लीजिएगा, फिर असर्शन है और रीजन है, क्या दोनों ट्रू है या फॉल्स है, क्या दोनों फॉल्स है, या ये ट्रू है ये फॉल्स है, या ये ट्रू है ये फॉल्स है। उसके बाद दूसरा देखिएगा कि एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है। जैसे यहाँ बोला गया ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कि जो अपना जो प्रोडक्शन, जो अपना अगर प्रोडक्शन किया हुआ है, अगर आप उसको खपत कर रहे हो तो वो क्या आप अकाउंट में नहीं लेंगे नेशनल इनकम के लिए, वैल्यू एडेड मेथड में। क्या बोला गया, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स, कि अपने से जो गुड्स प्रोडक्शन किया हुआ अगर आप कंज्यूम कर रहे मान लो, तो क्या उसको आप लोगे किसमें, एक तरीके से नेशनल इनकम में। तो टेकन होता है, ये नॉट टेकन नहीं होगा हमेशा। ओन ओन जो प्रोडक्शन अकाउंट होता है वो हमेशा हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट, क्यों, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। जैसे आप मान लो आप कार बना रहे हो, कार आप ही यूज कर रहे हो, लेकिन अब कार तो बना ना, तो एक तरीके से वहां इनकम ऐड हुआ है, वैल्यू ऐड हुआ है, तो उसको हम लोग, अगर यहाँ टेकन रहता तो ये राइट, मतलब असर्शन जो है वो एक तरीके से आपको गलत देखने को मिल रहा है, मतलब असर्शन गलत यहाँ भी है, असर्शन यहाँ गलत भी है, ठीक है। असर्शन मतलब असर्शन गलत है। रीजन देखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्कुल सही बात है कि वैल्यू ऑफ जो आउटपुट रहता है वो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो फाइनल गुड्स बनता है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का जो काम रहता है मिला जुला रहता है। वाइल वैल्यू एडेड एक्सक्लूड, जो वैल्यू एडेड एक्सक्लूड करता है डबल काउंटिंग, कि डबल काउंटिंग ना हो जाए इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक तरीके से एज अ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इम्बेडेड। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि वैल्यू एडेड निकाल रहे हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में ठीक है, लेकिन वैल्यू एडेड में इंटरमीडिएट वाला को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको। तो इसमें जो हमारा सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर आपको देखने को मिलेगा दोनों, मतलब रीजन आर जो है वो एक तरीके से सही है,
और ए जो है वो फॉल्स है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये है। सिंपल, दोनों में रिलेशन भी नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन वैल्यू एडेड में एक्सक्लूड किया जाता है, क्या, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स को। ठीक है, आते 18th में, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट कॉलम 1 चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर चूज कीजिए भाई, तो रेवेन्यू रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट रेवेन्यू रिसीट नहीं, ये कैपिटल रिसीट में आता है। ठीक है, तो याद रखना कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो किस में आता है, कैपिटल रिसीट में आता है। अगर आपने बजट का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, कैपिटल रिसीट में वो सब सारे पैसे आते हैं जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अगर कंपनी अपने सरकारी कंपनी का अगर सरकार कुछ हिस्सा अगर बेच देती है और उससे अगर पैसा आता है तो वो एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर अगर बोरो करी है तो बोरो किया हुआ पैसा हमेशा कैपिटल रिसीट में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट में होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो ये सही है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट सही है, तो मतलब क्या है, बी का 2 राइट आंसर है। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, नहीं, ये होता ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग कर देते हैं। अगर इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोविंग हो जाता तो वो राइट आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी सब्सिडीज नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन 9th में। स्टडी द डायग्राम गिवन द फॉलोइंग, और इसको आप बताइए कि इसमें सही आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ ई एफ बोला गया, ई एफ को क्या बोला गया, ई और एफ को, तो इनको अगर देखा जाए तो क्या बोला गया भाई, क्या बोला गया, इन्फ्लेनेशरी गैप। इन्फ्लेनेशरी गैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेनेशरी गैप बोलते हैं। इन्फ्लेशन क्रिएट करता है किसके वजह से, एक्सेस डिमांड के क्रिएट, जब डिमांड अधिक हो जाए, एक्सेस डिमांड हो जाए, तो वो क्या क्रिएट करता है, कौन सा गैप, एक तरीके से इन्फ्लेशन। अगर एक्सेस सप्लाई हो जाए, अगर एक्सेस सप्लाई हो जाए तो वो क्या, कौन सा गैप क्रिएट करेगा, वो डिफ्लेनेशरी गैप जो है वो एक तरीके से क्रिएट करके चलेगा। तो एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेनेशरी गैप, ए और सी राइट है, मतलब बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और जो होगा इसके बाद जो होगा वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का लाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बिजनेस स्टडीज का भी उसी तरीके से लेकर आएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा शानदार तरीके से, और एक एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।